हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे कोलीलिथियासिस। तो इसको शुरू करने से पहले हम गोल ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह गोल ब्लैडर से रिलेटेड कंडीशन है। तो सबसे पहले अपन बात करें गोल ब्लैडर की लोकेशन की। तो गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द लीवर, यानी लीवर के नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। ये जो ग्रीन कलर के आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही गोल ब्लैडर है। ये एक तरह का पाउच लाइक ऑर्गन होता है, होलो ऑर्गन होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो लीवर में जो भी बाइल बनता है, क्या बनता है? बाइल। ठीक है, इस बाइल को यहाँ से रिलीज़ होने के बाद ये गोल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। गोल ब्लैडर क्या करता है? इस बाइल को स्टोर रखने का काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो ये बाइल रिलीज़ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये फैटी जो सबस्टांसेस होते हैं या फैटी फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको इमल्सीफाई करने का काम करता है और उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो गोल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल को स्टोर करके रखना और उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना। अब बात कर लेते हैं अपन की कोलीलिथियासिस क्या होता है। तो कोलीलिथियासिस एक मेडिकल टर्म होता है जो यूज़ किया जाता है उन स्टोन्स के लिए जो स्टोन्स गोल ब्लैडर के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो गोल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन्स फॉर्म्स हो रहे हैं, पथरी बन रही है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ होगा? कोलीलिथियासिस। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसके अपन देख लेते हैं जो टेक्स्ट मैंने आपको लिखे हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई कि गोल ब्लैडर जो होता है, ये स्मॉल पी शेप ऑर्गन होता है जो जस्ट बिलो लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? अपर राइट एब्डोमेन में। अब इस पाउच में जो होता है या जो गोल ब्लैडर होता है, इसका काम क्या होता है? इसमें बाइल स्टोर होता है, और बाइल का काम क्या होता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यही बताया मैंने ऊपर। अब बात आती है कि कोलीलिथियासिस क्या होता है। तो कोलीलिथियासिस एक मेडिकल टर्म होता है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? गोल स्टोन्स के लिए, यानी गोल ब्लैडर में जो स्टोन्स बन रहे हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोलीलिथियासिस। नेक्स्ट वन यहाँ पे एक और टर्म आता है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोलिडोकोलिथियासिस। इसका मतलब क्या होता है? तो जो यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है, जैसा यहाँ स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली जो डक्ट है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो यहाँ से बाइल को कहाँ ले जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस बाइल कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर स्टोन्स फॉर्म हो रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कोलिलिथियासिस। ओके, गोल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन्स फॉर्म्स हो रहे हैं तो उसको तो बोलते हैं कोलिलिथियासिस। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर स्टोन फॉर्म्स हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिडोकोलिथियासिस। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसकी कॉजेज़ की। तो यहाँ पे जो रिसर्च की गई उसमें ये बताया गया है कि जो भी गोल स्टोन्स बनते हैं उसमें से 80% यानी 80% जो स्टोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, और 20% जो स्टोन्स होते हैं वो बिलीरुबिन एंड कैल्शियम साल्ट्स के बने हुए होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बाइल जो होता है उसका कंपोजिशन क्या रहता है। बाइल के कंपोजिशन में बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं लाइक बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है। ठीक है, साल्ट्स वगैरह होते हैं जैसे कैल्शियम वगैरह है, पोटेशियम वगैरह है। तो ये सब क्या होते हैं? बाइल में प्रेजेंट रहते हैं। तो रिसर्च में क्या बताया गया है कि जो 80% गोल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और 20% जो स्टोन बनते हैं वो क्यों बनते हैं? कैल्शियम साल्ट्स एंड बिलीरुबिन की वजह से। बिलीरुबिन आपको पता है जो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद बनता है और बाइल में आके मिल जाता है लीवर के अंदर। ओके, अब यहाँ पे बात करें जो एग्जैक्ट कोज है स्टोन्स बनने की वो अननोन है, बट यहाँ पे कुछ थ्योरीज बनाई गई है जिनके बेस पर ये देखा जा सकता है कि स्टोन्स इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरीज है? तो यहाँ पे दो तरह की थ्योरीज है। फर्स्ट वन है कि टू मच कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, अगर बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाए। जनरली क्या होता है कि जितना कोलेस्ट्रॉल रहता है उसके हिसाब से बाइल भी प्रेजेंट रहता है जो इसको डिज़ोल्व कर देता है। बट अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो और बाइल का लेवल कम है तो क्या करेगा? बाइल इसको डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा तो स्टोन बनेंगे। और कैसे स्टोन बनेंगे? येलो कलर के स्टोन। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो
स्टोन बनते हैं गोल ब्लैडर में किस कलर के बनते हैं, येलो कलर के स्टोन बनते हैं। दूसरा यहाँ पे थ्योरी आती है टू मच बिल्यूरुबिन इन बाइल। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है या किसी कंडीशन की वजह से बिल्यूरुबिन का लेवल बढ़ रहा है बाइल में, तो उस वजह से भी स्टोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। और किस तरह के स्टोन बनते हैं बिल्यूरुबिन की वजह से, डार्क ब्राउन या ब्लैक स्टोन। ओके अब यहाँ पे जो ये स्टोन बनते हैं इसके बेस पे कोलीलिथियासिस 3 टाइप का होता है। ठीक है, कोलीलिथियासिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन स्टोन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कोलेस्ट्रोल कोलीलिथियासिस, कोलेस्ट्रोल स्टोन्स कोलीलिथियासिस। ठीक है, कौन सा होता है, फर्स्ट कोलेस्ट्रोल स्टोन कोलीलिथियासिस। दूसरा होता है पिगमेंट स्टोन कोलीलिथियासिस। ठीक है, पिगमेंट में यानी बिलिरुबिन की वजह से बन रहा है और कोलेस्ट्रॉल वाले में कोलेस्ट्रॉल की वजह से बन रहा है। और तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड जो होता है इसके अंदर दोनों तरह के स्टोन बनते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल वाले भी स्टोन रहेंगे और बिलिरुबिन वाले स्टोन भी रहेंगे। ओके, तो इन जो स्टोन बनते हैं उसके बेस पे कोलीलिथियासिस 3 टाइप का है। कौन कौन सा, कोलेस्ट्रॉल कोलीलिथियासिस, दूसरा पिगमेंट स्टोन कोलीलिथियासिस और थर्ड वन है मिक्स्ड कोलीलिथियासिस। ओके, नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो यहाँ पे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं स्टोन फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट वन है ओवरवेट। जिन लोगों का वेट ज़्यादा रहता है उनमें क्या होता है कि फैट या कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़्यादा होता है और स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकते हैं इस वजह से। नेक्स्ट वन है हाई फैट डाइट। जो लोग फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी गोल स्टोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो अगर किसी पर्सन की फैमिली में किसी को पहले गोल स्टोन हो चुके हैं तो हो सकता है कि उस पर्सन को इसी वजह से हुए हों। नेक्स्ट वन हैविंग सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर लीवर में सिरोसिस की कंडीशन हुई रखी है किसी पर्सन में तो उसमें भी गोल स्टोन्स बन सकते हैं। नेक्स्ट वन ओल्डर एज। जिन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि बढ़ती एज के साथ गोल ब्लैडर की जो मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, तो मोटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गोल ब्लैडर डिसफंक्शन होने लग जाता है। तो इस वजह से भी गोल ब्लैडर में स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बात हो गई कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि यहाँ क्या मैकेनिज्म रहती है। तो यहाँ पे जो कोलीलिथियासिस कंडीशन होती है यानी जो स्टोन फॉर्म होते हैं ये 4 स्टेज में फॉर्म होते हैं या इनकी 4 स्टेज चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से होता क्या है, फर्स्ट स्टेज आती है कोलेस्ट्रॉल सुपर सेचुरेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। सुपर सेचुरेशन का मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेज आएगी हाइपोमोटिलिटी ऑफ गोल ब्लैडर। अब इस स्टेज में क्या होगा, हाइपोमोटिलिटी का मतलब ये है कि गोल ब्लैडर का जो फंक्शन है, मोटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से क्या रिजल्ट रहेगा, जो बाइल गोल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है वो ज़्यादा टाइम तक गोल ब्लैडर के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि गोल ब्लैडर की मोटिलिटी क्या हो रखी है, कम हो रखी है। इस वजह से जो बाइल यहाँ प्रेजेंट रहेगा कोलेस्ट्रॉल वाला वो इसके अंदर ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहेगा। थर्ड स्टेज इसके बाद आएगी कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन। कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन का मतलब ये है कि जो गोल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहेगा ज़्यादा टाइम तक, उसमें क्या होने लग जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल लिक्विड से क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। यानी कोलेस्ट्रॉल की क्रिस्टल्स यहाँ पे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बन जाएंगे, जिसको बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन। इसके बाद फोर्थ स्टेज आएगी एक्रिएशन। इस कंडीशन में क्या होगा कि गोल ब्लैडर में हाइपर सीक्रीशन होने लग जाएगा, किसका, म्यूकस का। ठीक है, म्यूकस यहाँ पे ज़्यादा रिलीज होगा, जो क्या करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल यहाँ पे गोल ब्लैडर में बन चुके हैं उसको ये म्यूकस क्या करेगा, इसके अंदर ट्रैप कर देगा। क्या कर देगा, ट्रैप कर देगा, यानी इसमें पकड़ के रख देगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, ये क्रिस्टल गोल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या स्टोन्स का फॉर्मेशन
हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है स्टोन फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है बाइल के अंदर। दूसरा, गोल ब्लेडर की जो मोटिलिटी होती है या फंक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे बाइल ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल अंदर प्रेजेंट है गोल ब्लेडर के अंदर, इसमें न्यूक्लिएशन होने लग जाता है। मींस कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो लिक्विड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, क्रिस्टल फॉर्म में। और लास्ट स्टेज में क्या होता है एक्रीशन में, कि यहाँ पे म्यूकस का सीक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है। ये म्यूकस क्या करता है, इन क्रिस्टल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, गोल स्टोन्स में। ओके, और इस तरह से गोल ब्लेडर में स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है 4 स्टेज में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उन्हें बात कर लेते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स या लक्षणों की। सन के गोल ब्लेडर में स्टोन्स फॉर्म्स हो जाते हैं तो उसके अपर राइट एब्डोमन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गोल ब्लेडर कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर राइट साइड में। नेक्स्ट वन, पेन कब होगा, जब पर्सन खाना खाएगा। ठीक है, खाना जब खाएगा, और कौन सा फूड खाएगा खाने में, फैटी फूड या फ्राइड फूड, क्योंकि जब भी फैटी फूड खाएगा तो बाइल का सीक्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे टाइम क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। और ये जो पेन रहेगा ये कुछ घंटों तक ही प्रेजेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा पेन नहीं होगा। जब भी वो खाना खाएगा, स्पेशली जो फैटी फूड है या फ्राइड फूड जब खाएगा, तो उस टाइम पर्सन को पेन होगा। कहाँ होगा, अपर राइट एब्डोमन में, और कुछ ही घंटों तक वो पेन प्रेजेंट रहेगा। ओके, अब जो ये पेन होगा इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक नोजिया एंड वोमिटिंग यहाँ पे पेशेंट को रहेगी। डार्क यूरिन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है डक्ट में, जिस वजह से बाइल आगे नहीं जा पा रहा है, तो डार्क यूरिन रहेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्ले कलर स्टूल प्रेजेंट रहेगा। जनरली क्या होता है कि जो बिलीरुबिन का डाइजेशन होता है उसकी वजह से जो पिगमेंट्स बनते हैं, तो वो पिगमेंट्स एक तो यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है और एक स्टूल को कलर प्रोवाइड करता है। स्टूल को तो ब्राउन कलर और यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर बाइल आगे नहीं जा रहा है तो क्या होगा, यूरिन डार्क रहेगा और स्टूल का कलर कैसा रहेगा, क्ले कलर, जो कि एक डायग्नोसिस है कि आपके गोल ब्लेडर में या बाइल के सीक्रेशन में कोई दिक्कत है। ओके, इसके अलावा सिम्टम देखने को मिलेगा बर्पिंग। बर्पिंग का मतलब है कि पर्सन के माउथ के थ्रू जो है गैस पास आउट होगी। जो भी एक्सेसिव गैस अंदर बनेगी उसको बाहर कहाँ से निकलेगी, वो माउथ के थ्रू। जो डकार वगैरह होती है खाना खाने के बाद में लेते हैं हम, उसी को बोलते हैं बर्पिंग। इसके अलावा पर्सन में डायरिया भी प्रेजेंट रहेगा और इनडाइजेशन की कंडीशन भी रहेगी। इनडाइजेशन क्यों रहेगा, क्योंकि बाइल का सीक्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टोन्स ने क्या कर रखे हैं, बाइल के सीक्रेशन को ब्लॉक कर रखा है। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करें कि कुछ लोग या 80% केस ऐसे भी होते हैं कोलीलिथियासिस के जिनमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, यानी पर्सन में साइलेंट गोल स्टोन्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे केसेस में पर्सन को कोई भी पेन नहीं होता है, ना ही कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे केसेस को कैसे डायग्नोस करेंगे, तो ऐसे केसेस को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर एक्सरे का यूज़ करते हैं, और एक्सरे के थ्रू पता चल जाता है कि पर्सन के गोल ब्लैडर में स्टोन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे बात करें अब सिम्टम्स के बाद कॉम्प्लिकेशंस की, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी एराइज हो सकती है गोल स्टोन्स की वजह से, लाइक कोलिसिस्टाइटिस कंडीशन हो सकती है, यानी गोल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। जॉन्डिस की कंडीशन रहेगी। जॉन्डिस क्यों रहेगा, क्योंकि अगर बाइल आगे नहीं जा रहा है, बिलीरुबिन आगे नहीं जा रहा है, तो बिलीरुबिन का लेवल क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। और ब्लड में अगर बिलीरुबिन का ब्लड में लेवल बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जॉन्डिस। कोलेंजाइटिस यहाँ पे हो सकता है। कोलेंजाइटिस का मतलब है बाइल डक्ट में इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा सेप्सिस भी हो सकता है, यानी ब्लड इन्फेक्शन। पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, यानी पेनक्रियाज में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है इस कंडीशन की वजह से। और गोल ब्लेडर में कैंसर भी डेवलप हो सकता है अगर इस कंडीशन को टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए। ओके, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कोलीलिथियासिस में देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे डायग्नोसिस की, तो पर्सन का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट पास्ट मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री, इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन कर सकते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स है जिनका यूज़ करके गोल ब्लैडर में गोल स्टोन्स का पता लगाया जा सकता है, एक्सरे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें क्या देखेंगे, बिलीरुबिन का लेवल, तो यहाँ पे बिलीरुबिन का लेवल हो सकता है इंक्रीज मिले। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन ऑप्शन बात करेंगे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी जो मेडिकल ट्रीटमेंट आता है। जनरली कोलीलिथियासिस की कंडीशन में आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट का या मेडिकेशंस का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि आजकल ऐसी सर्जरीज प्रेजेंट है जो पेशेंट को जल्दी से राहत दे देती है। मेडिकेशंस की तरफ आप जाओगे तो मेडिकेशंस आपको लंबे टाइम तक लेनी पड़ेगी, और सर्जरीज़ में क्या होगा कि एक बार सर्जरी करा दो और एक दिन में ही फ्री हो जाओ। इसलिए क्या होता है कि आजकल मेडिकेशंस का यूज़ नहीं किया जाता है, कम किया जाता है, सर्जरी को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज़ ली जाती है, तो यहाँ पे एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स तो दे सकते हैं पेन और इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसके अलावा अब यहाँ पे जो ड्रग आती है जो स्टोन्स को डिज़ोल्व करने का काम करती है, उस ड्रग को बोलते हैं एक्टिगोल। ये जो ड्रग होती है ये एक तरह की बाइल साल्ट्स होते हैं। ये ड्रग क्या करती है, इस ड्रग को लेने पे ये ड्रग स्टोन्स को डिज़ोल्व करने का काम करती है। बट इसमें एक समस्या ये है या प्रॉब्लम ये है कि पर्सन को ये ड्रग को या इस मेडिकेशन को बहुत सालों तक लेना पड़ता है। ठीक है, तो उस सालों तक लेने के बाद ही ये समस्या दूर होती है। और अगर बीच में पर्सन ने दवाई लेना छोड़ दी, मेडिसिन लेना छोड़ दिया, तो स्टोन्स वापस से बनने लग जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेडिकेशंस को आजकल प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सर्जरी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ओके, इसके अलावा एक और यहाँ पे ऑप्शन आता है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये क्या होता है, ये एक तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन बनता है स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए। इसमें करते क्या है, एक मशीन का यूज़ करते हैं, लिथोट्रिप्टर मशीन का। ठीक है, इस मशीन के अंदर पेशेंट को लेटाया जाता है। उसके बाद करते क्या है कि ये मशीन के थ्रू शॉक वेव्स जो है पेशेंट की बॉडी पे डाली जाती है। कहाँ डाली जाएगी, जहाँ पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट है। अब ये शॉक वेव्स क्या करेगी, जो अंदर स्टोन्स प्रेजेंट है उनको तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी, और ब्रेक जैसे ही होंगे तो वो यूरिन या फीसस के साथ पास आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये भी एक ऑप्शन बनता है गोल स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए। इसका यूज़ किडनी स्टोन्स में भी किया जाता है, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का। ओके, अब अपन आ जाते हैं अपने सर्जरी वाले ट्रीटमेंट के ऊपर, जो कि एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है कोलीलिथियासिस का। इस सर्जरी को बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टमी। इस सर्जरी में क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपली जो गोल ब्लैडर होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है। कैसे रिमूव करते हैं, छोटे से इंसिजन्स बनाए जाते हैं गोल ब्लैडर के आसपास, देन एक लेप्रोस्कोप को इसके थ्रू इंसर्ट कराया जाता है। इस लेप्रोस्कोप पे एक लाइट और कैमरा लगा हुआ होता है, और ये लेप्रोस्कोप अटैच होता है एक मॉनिटर से। ठीक है, इस मॉनिटर के थ्रू जो भी इनर एक्शन होता है वो डॉक्टर को यहाँ से दिखता रहता है। ठीक है, कैमरे के थ्रू। अब डॉक्टर क्या करता है, कैमरे के थ्रू लेप्रोस्कोप को गोल ब्लैडर तक ले जाता है, और ये जो अलग इंसिजन बनाए गए हैं इसके थ्रू ट्रोकर्स या जो सीजर्स लाइक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अंदर की तरफ इंसर्ट कराया जाता है, और इन सीजर्स के थ्रू उस गोल ब्लैडर को वहाँ से कट करके बाहर रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टमी। ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है क्योंकि इसमें इंसिजन एक तो माइनर लगते हैं, यानी बहुत छोटे इंसिजन लगते हैं, और ब्लीडिंग भी कम होती है, और पर्सन को सर्जरी के दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है कुछ ही घंटों में। ठीक है, तो इस सर्जरी को बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टमी। अब ये जो सर्जरी होती है, यानी गोल ब्लैडर को जब रिमूव कर दिया जाता है उसके बाद पर्सन में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। पर्सन में वाटरी स्टूल या डायरिया देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो बाइल आ रहा है वो लेस कंसनट्रेटेड है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गोल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर भी करके रखता है और उसको कंसनट्रेट भी करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गोल ब्लैडर रिमूव हो गया तो बाइल जो आएगा वो कैसा रहेगा, लेस कंसनट्रेट रहेगा। तो पर्सन में क्या शिकायत रहेगी, वाटरी स्टूल की। ओके,
नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे क्या क्या डायग्नोसिस बनेंगे। फर्स्ट वन डायग्नोसिस बनेगा एक्यूट पेन का, क्यों बन रहा है, एक्यूट पेन क्यों हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से। नेक्स्ट वन यहाँ पे रिस्क फॉर डेफिशिएंट वॉल्यूम भी रहेगा, यानी फ्लूइड वॉल्यूम कम रहेगा, क्यों रहेगा, वोमिटिंग और डायरिया की वजह से। नेक्स्ट वन यहाँ पे रिस्क रहेगी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, क्यों रहेगी, रिलेटेड टू नोजिया, वोमिटिंग एंड पेन की वजह से। और लास्ट वन डायग्नोसिस बनेगा डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ डायग्नोसिस यहाँ पे बनते हैं। अब इसका जो मैं आपको नर्सिंग इंटरवेंशंस बताऊंगा, ये बताऊंगा प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिवली, यानी सर्जरी से पहले और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद में। तो प्री ऑपरेटिव केयर हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट से रिटन कंसेंट फॉर्म लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो भी प्रोसीजर अब किया जाना है उसको कम्प्लीटली पेशेंट को बताना है और फैमिली मेम्बर्स को भी बताना। इससे क्या होगा कि पेशेंट के मन में जो एंजाइटी और फियर है वो कम होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करना है ताकि एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट वन पेशेंट को एनेस्थीसिया रूम के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट की जो ड्रेस है उसको चेंज करना है और जो भी अगर उसने ज्वेलरीज वगैरह पहनी हुई उसको रिमूव कर लेना है। इसके बाद पेशेंट को यूरिनेशन के लिए एडवाइस करना है ताकि उसका ब्लेडर जो है वो एम्प्टी हो सके। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें, यानी सर्जरी के बाद में क्या केयर प्रोवाइड करनी है। तो जैसे पेशेंट रिकवरी रूम में आएगा सर्जरी के बाद में, तो सबसे पहले उसकी कॉन्शियसनेस लेवल को एसेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट की वाइटल साइंस को रेगुलरली चेक करते रहना, स्पेशली उसकी रेस्पिरेशन और एयरवे को। ओके, नेक्स्ट वन पेशेंट की जो इंसिजन साइट है उसको भी चेक करना है ड्रेनेज के लिए कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन पेशेंट को जो है एडिक्वेट फ्लूइड प्रोवाइड करना है आईवी रूट के थ्रू। और लास्ट में फैमिली मेम्बर्स जो रहेंगे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है पेशेंट की कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट उनको ये बताना है कि आपको आगे चल के किन किन प्रिकॉशंस को यूज़ करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो ये बात हो गई इसके नर्सिंग मैनेजमेंट, और टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।